हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी में अभी हम जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, जलमंडल के बारे में जान रहे हैं। तो जलमंडल के बारे में हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था? तो उसमें हमने ये उसकी लवणता के बारे में जाना था। ठीक है, तो एवरेज जो लवणता होती है किसी भी महासागर की वो कितनी होती है, तो ये हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें वहाँ तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे का पढ़ते हैं, कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जितने भी हमारे महासागर हैं 4-5, उनके बारे में जानेंगे। मतलब जैसे प्रशांत महासागर है तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो बातें हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। हिंद महासागर हो गया है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। समलवण रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है? 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के और 10 से 30 डिग्री 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्या आता है? तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक है। तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक है। कितने % लवणता है? 330%। और दूसरा मृत सागर है 330%। और दूसरा क्या है दूसरे नंबर पर? मृत सागर, उसकी है 238%।
ठीक है। नेक्स्ट, लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है। कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, हैलोक्लाइन कहा जाता है, में यह तीव्रता से बढ़ती है। में यह तीव्रता से बढ़ती है। ठीक है, आगे है अभी इसी में, समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को, समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को, बढ़ाती है। ठीक है, क्या करती है वो, उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाले समुद्री जल प्राय उच्च लवणता वाले समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आता है, हम इसके बारे में, जो जलमंडल है इसमें हम लवणता से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि लवणता में क्या क्या चीज़ें, लवणता से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या आता है कि सामान्य खारेपन वाले स्थानों में, अब लास्ट में हमने ये पढ़ लिया था ना कि लवणता को किस हिसाब से नापते हैं। ठीक है भाई, मैंने ख़त्म कर दिया था तब अब उससे आगे है, मतलब हम लवणता से रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, सामान्य या समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। मतलब समान खारेपन वाले जो स्थान है, दो स्थान है, दोनों में क्या है, खारापन जो है दोनों स्थानों में समान है, तो उनको मिलाकर जो खींची गई रेखा है उसको समलवण रेखा कहते हैं। जैसे दो जगह हैं, एक इधर है एक इधर है,
तो दोनों पानी में दोनों की लवणता सेम है, तो उसमें हमने क्या है उन स्थानों को मिलाकर एक रेखा खींच दी, तो उनको हम समलवण रेखा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? समलवण रेखा के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे आता है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? 20 डिग्री टू 40 डिग्री अगर हम उत्तरी अक्षांश पर जाएंगे, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जाएंगे, और ऐसे ही 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या आएगा, उस मतलब इन दोनों के बीच में 20 से 40 और 10 से 30 इनके बीच में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो खारापन होता है वो वहीं यहीं पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक यानी कि 330%। दूसरा है मृत सागर जिसकी 238% है। अब तुर्की के अंदर, हिंदी में तुर्की बोल देते हैं, उसके अंदर एक झील है, उस झील का नाम क्या है? वॉन झील। तो जो वॉन झील है उसके अंदर सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। दूसरे नंबर पर मृत सागर आता है, इसकी जो लवणता है वो 330% है, जबकि जो मृत सागर है उसकी जो लवणता है वो कितनी है? 238% है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आता है लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है, मतलब जितनी गहराई होती जाएगी समुद्र के अंदर या महासागर के अंदर तो लवणता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पानी जो है नीचे जाते जितना डीप जाएंगे उतना ही पानी वो खारा होता जाता है, तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है, और एक स्पष्ट क्षेत्र होता है जिसको हम हेलोक्लाइन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर लवणता बड़ी तेजी से बढ़ती है, बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ती है लवणता। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। अब जब समुद्र की जितनी ज़्यादा लवणता होगी उसकी जो समुद्री जल का जो घनत्व होगा, जो उसकी डेंसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, जो कि आप डेंसिटी वगैरह के बारे में, घनत्व वगैरह के बारे में केमिस्ट्री के अंदर अच्छे डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, आगे है उच्च लवणता वाले समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। अब जब डेंसिटी जो ज़्यादा डेंसिटी जिसमें होगी, जिस पानी में होगी, तो कम डेंसिटी वाला ऊपर रहेगा, ज़्यादा वाला नीचे रहेगा, तो सिंपल सी बात है। तो वो ही इसमें बताया गया है कि उच्च लवणता वाला जो समुद्री जल है वो क्या होता है? कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है वो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है? भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के प्रशांत गुआम द्वीप के
प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है। समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर। मीटर में तो मैंने आपको लिखवाई हुई है ना, तो इसलिए केवल यहाँ पर लिख दो, इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शोल क्या होता है? शोल के बारे में जानते हैं। क्या चीज? शोल। अभी शोल क्या होता है? तो जलमग्न उत्थान का वह भाग, जलमग्न उत्थान का वह भाग, जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई जहाँ पर क्या होता है, जो जल होता है उसकी जो गहराई होती है वो छिछली होती है। क्या कैसी होती है? छिछली। आगे है इसमें शोल कहते हैं, या शोल कहलाता है। शोल कहलाता है। आगे इसी में है, यह प्रवाल से नहीं बना होता। नहीं बना होता है। ठीक है, तो जो शोल है इसके बारे में कि प्रवाल से नहीं बना होता है। अब आगे आता है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ अब ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है।
और यह है प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब क्या है कि भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारक अधिक होती है। मतलब वो जो भूमध्य सागर है उसकी जो लवणता होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, जो वाष्पीकरण होता है वो उच्च होता है, इसलिए वहाँ की जो लवणता है भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है, अगला आता है प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त। वैसे तो गर्त के बारे में जब हमने पढ़ा था मैंने आपको बता दिया था, लेकिन और डिटेल में ये है कि जो प्रशांत महासागर है उसमें क्या है, गुआम द्वीप है, एक गुआम नाम का एक आइलैंड है, उसके पास में क्या है, उसके पास में स्थित है एक मैरियाना गर्त, तो जो कि क्या है, सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, जो कि क्या है, सबसे गहरी गर्त है और इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। मैंने बताया था आपको, मीटर में बताई थी मैंने, 1102 के लगभग मैंने समथिंग मीटर में समथिंग आपको बताई थी। तो अगर हम किलोमीटर में लगभग देखें तो 11 किलोमीटर की है। अब इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि चैलेंजर गर्त के नाम से किस गर्त को जाना जाता है, तो आपको बताना है मरियाना गर्त को। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच को। अब आगे बात करते हैं शोलकी की। शोल क्या होता है, तो जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है। मतलब जलमग्न उत्थान का भाग होता है जहाँ पर जो जल की गहराई वो छिछली होती है, शोल कहलाता है। यह प्रवाल से नहीं बना होता है, और ये जो बना होता है, जो शोल वगैरह बना होता है, ये प्रवाल से नहीं बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट में ग्रेट बैरियर रीफ ये है क्या। तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये क्या है, एक ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक क्वींसलैंड नाम की जगह है, उसके पास में ही संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है, जो कि कहाँ पर है, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो आज की क्लास इतनी ही है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी है क्लास, समझ आई है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ इस चैनल के लिंक को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। और अब इफ़ पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप भी और लोगों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। एटलीस्ट एक जना एक दो तो करवा ही सकता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ, बताती हूँ हर वीडियो में कि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो ताकि जब क्लास अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।